सो बच्चों CMA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट, लास्ट लेक्चर में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला सम तो पढ़ा था हमने, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। आई थिंक स्टार्ट भी नहीं किया था। क्या क्या चीजें की थी उसमें बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक बार पढ़ लेता हूं, ध्यान देना। ओके, हेलो, चलो आ जाओ, ध्यान देना बेटा। हाँ, क्या दिया है क्वेश्चन में? लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, बैलेंस शीट दे दिया इन्होंने, और आगे बोला है दे अग्रीड टू एडमिट P&Q इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके हिसाब से फर्म का गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। बिल्डिंग वैल्यूड एट 10,11,000। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, यस और नो। उसके बाद आगे बोला ABPQ अग्री टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1:1। ठीक है, ये न्यू रेशियो दे दिया है। उसके बाद आगे बोला है द वैल्यू ऑफ रिजर्व, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, वैल्यू ऑफ असेट अदर देन कैश नॉट टू बी अल्टर्ड। इसीलिए मुझे समझ में आया कि इस क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसीलिए मुझे क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। P&Q to bring capital equal to their share of profit considering B's capital as a base। ये कैपिटल की एडजस्टमेंट है, सारे पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है एज पर B's कैपिटल। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब अगर ये नहीं भी बोलते ना यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो भी मुझे समझ में आ गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर न्यू फॉर्म। चलो दैट्स इट, आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मेट बनाया था क्या रे हमने? कहाँ है फिर? अरे कहाँ है? ओ हो, इतनी सारी चीजें हो गई थी, राइट। सो यही चीजें दी थी हमने। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था गाइस लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है सभी को? मैंने असेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज किया, इसको बोलते हैं पार्ट 1 ऑफ द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 का जो भी प्रॉफिट आएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और पार्ट 2 का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बरोबर है? क्या चल रहा है आज? आगे और बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं थी, ये हमने बना लिया था ना। हाँ तो बस ये ही है अकाउंट। अच्छा ये एक्सप्लेन किया हुआ था क्या ऊपर का? ओके समझा, आ जाओ अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। लो बेटा, क्या क्या चीज हमने देख ली, आ जाओ स्टार्टिंग से, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थॉट मैंने वही डेटा यूज किया था क्या क्वेश्चन का? नो, ये मन से डेटा लिया था ना अलग से। ये आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है। पहले हमने असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में बांटा, ये पार्ट 1 है ऊपर का। और उसके बाद फिर से जो भी रिवैल्यूएशन किया था उसे रिवर्स कर दिया, है ना सर? रिवर्स क्यों करते हैं? ताकि सारी असेट्स और लायबिलिटी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखे। लेकिन नए पार्टनर को हम लोगों को पुराने वैल्यू पे एडमिट नहीं करना है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे असेट और लायबिलिटी पुराने वैल्यू पे भी दिखाना है, बट नए पार्टनर से रिवैल्यूएशन का फायदा भी लेना है। तो एक काम करो, रिवैल्यू करो, उससे ले लो, फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आओ। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पहला पॉइंट, सीक्वेंस वही है अपना। चलो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने लिख दिया, क्या 8 लाख 4 लाख और 5 25।
8 लाख, 4 लाख, 525 वो है रिजर्व है, सॉरी क्वेश्चन में मैंने गलती से नीचे का भी देख लिया ना, रिजर्व है 525, ठीक है। 8 लाख 4 लाख लिख दिया, रिजर्व मैंने बांट दिया पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। सो 8 लाख का हिसाब हो गया, 4 लाख का हो गया, 525 का हो गया। देन क्रेडिटर्स कितने थे बेटा? 2,75,000। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या कोई बताओ? तो मैं एज इट इज लिख दूं नए वाले बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर वो रिवैल्यू हुआ तो, अगर हुआ भी तो वैसे भी सारी वैल्यू वापस ओरिजिनल वैल्यू पे जाने वाली है, राइट। सो लिख दिया मैंने। ढूंढते रहना बाबा, एडजस्टमेंट ढूंढना मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, आप लोग बच्चे हो, आपका पढ़ने का काम है, ड्यूटी है, परम धर्म है और कर्तव्य भी है, और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट क्या ढूंढो? 1 2 3 4 5 6 7 7 एडजस्टमेंट दिया, पीक्यू का था, छठा नंबर का एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ रिजर्व बिल्डिंग, ओके चलो नहीं है। नेक्स्ट आइटम पढ़ो, बिल पेएबल। ढूंढो एडजस्टमेंट है क्या? आपको ऐसी आदत रहनी चाहिए ढूंढने की, है ना, ढूंढो ढूंढो, सही चीज ढूंढा करो। उसके बाद बिल पेएबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, मैंने एज इट इज लिख दिया, देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद असेट साइड में प्लांट मशीनरी बिल्डिंग डेटर स्टॉक, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग डेटर स्टॉक, ये मैंने सब एज इट इज लिख दिया। सर इस पे तो एडजस्टमेंट है, रीवैल्यू हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। हाँ बेटा एडजस्टमेंट है, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, रीवैल्यू हुआ है, कोई एसेट बढ़ी है, कोई कम हुई है, कोई लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप आपके असेट्स और लाइबिलिटी के अंदर में रीवैल्यूएशन की वजह से एडजस्टमेंट करोगे, एट द एंड ऑफ द स्टोरी आफ्टर एडमिशन आप फिर से सारी असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू, मैंने अगर असेट बढ़ी होगी तो आफ्टर एडमिशन वापस मुझे ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू पे लिख दिया। ऐसा कब करना है? जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला तो असेट्स और लाइबिलिटी कैश छोड़ के, क्योंकि कैश या तो बढ़ती है या तो कम होती है और वो एक्चुअल होता है, उसको फिर से आप ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लिख सकते हो। तो कैश छोड़ के बची हुई असेट्स और लाइबिलिटी को आपने जो भी रिवैल्यूएशन की वजह से प्लस माइनस किया होगा वो फिर से हम लोगों को रिवर्स करना है, यानी बढ़ी वापस रिवर्स कर दिया, तो अल्टीमेटली आया तो सेम। कुछ बात समझ में आई क्या? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ, क्यों? क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर हमें कैसे समझेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है? क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली बोला रहेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, या तो ऐसा दिया रहेगा कि आफ्टर एडमिशन जो भी असेट्स और लाइबिलिटी वो अनअल्टर्ड है, या फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, या चेंज करके वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, या एडमिशन के बाद सारी असेट्स को फिर से बैकडेटेड बुक वैल्यू पे लाना है। ऐसा अगर कुछ दिया है तो समझ जाओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सिंपल है ना एकदम वो चीज, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो नहीं उसमें। किसी को कोई डाउट कि सर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या? एनीबॉडी? पक्का? चलो आगे। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग डेटा स्टॉक कैश छोड़ के बची हुई सारी असेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पे लिख दिया। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? चलो आगे। आगे की असेट कैश, कैश के लिए एक अकाउंट बना लो सेपरेटली। ओह वाह, ये भी बना लिया था हमने, तो कैश के लिए अकाउंट बना लिया। सॉरी, आ जाओ, लिख दिया मैंने कैश का बैलेंस। बैलेंस शीट खत्म। अब नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लिया लास्ट 3 साल का। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा लेते हैं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने क्या, अच्छा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट कैसे देते हैं बताया था लास्ट लेक्चर में। जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन करो, जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन करना है। लेटेस्ट ईयर कौन सा था इसमें? तीसरा साल, इसको वेट असाइन किया 3 2 1। प्रॉफिट वेट, वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट वाले कॉलम की टोटल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। या है 42,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 years ऑफ परचेस, यानी उस गुडविल का बेनिफिट हमें 2 साल तक मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब होता है कितने समय तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स का परचेस का मतलब होता है कितने समय तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। 2 साल तक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है। देखो तो
क्वेश्चन में कहाँ दिया है, फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, क्या बोला है, अच्छा स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो कितने साल का एवरेज ले रहे उससे कोई लेन देन नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस सेपरेटली दिया है। सर अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस नहीं दिया है तो कसम से कुछ भी अज्यूम कर लेना, सर नंबर मिलेंगे ना 1000%। सर 1 ईयर अज्यूम किया तो चलेगा, बट 1 से कम मत अज्यूम करना। पूछो क्यों, क्योंकि गुडविल ये इंटेंजिबल फिक्स असेट है, फिक्स असेट लेस देन 1 ईयर की नहीं होती है, इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 से ज्यादा मत अज्यूम करना। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जिसका नाम है इंटेंजिबल असेट, वो बोलता है आप आपके बैलेंस शीट में कोई भी इंटेंजिबल असेट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कोई भी इंटेंजिबल असेट 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिखा सकते। सो आप 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी अज्यूम कर लेना। बट फिर भी सर जनरली अज्यूम क्या करते हैं, देखो जैसे मैं आप पूछते हो ना, मैं बोल दूंगा तो नेक्स्ट टाइम से बच्चा बोलेगा 3 ही क्यों। जनरली कितना अज्यूम करते हैं, 3 या 1 बस। बट हमने सर 4 साल अज्यूम किया, नोट लिखना पड़ेगा। वी हैव अज्यूम सिंस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस इज नॉट गिवन, वी हैव अज्यूम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर। यस और नो, क्लियर है, चलो आगे। ओके, तो मैंने गुडविल भी निकाल लिया था। अगली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। गुडविल आ गया ना सभी का, अच्छा गुडविल निकाल के हमने सैक्रिफाइस रेशो भी निकाल लिया था। सर गुडविल निकालने के बाद आपको कैसे समझता है कि अब सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। अब वो गुडविल का अचार थोड़ी डालेंगे, वो गुडविल बांटेंगे ना, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नहीं बोलना। गुडविल किसको बंटता है, नए पार्टनर का। जब गुडविल आता है तो नए पार्टनर से गुडविल लेते हैं, और वो गुडविल जो जो पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया होगा उसको बांट देते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसीलिए गुडविल निकालने के बाद मैंने क्या निकाला, सैक्रिफाइस रेशो। हाँ दिया रहता तो मैं नहीं निकालता, दिया हुआ है। सो यहाँ पे ओल्ड और न्यू रेशो दिया हुआ है, इसलिए मैंने सैक्रिफाइस रेशो निकाला। हाँ सैक्रिफाइस रेशो रेडीमेड दिया रहता तो मैं निकालता था क्या, नो, फिर मैं नहीं निकालता। आगे देखो और क्या बोला है। नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो दे दिया, न्यू दे दिया। सैक्रिफाइस रेशो मेरा आ गया 5:1। सो ए और बी को कितना मिलेगा, बोलना, ए और बी को कितना मिलेगा बेटा, 70,000 और 40,000। चलो 70 और 14, सॉरी। आगे अगली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो, तो अगली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे बच्चों। आ जाओ आ जाओ, डन। क्या बोला है आगे देखना, कहाँ गया रे, हाँ। The value of the stock and plant and machinery were reduced। आ जाओ, रिवैल्यू हुआ है क्या, कर दूं रिवैल्यूएशन। हाँ यहाँ से आगे, यहाँ तक तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। देखो इसलिए ना मैं कभी भी कोई लेक्चर में सम आधा अधूरा नहीं छोड़ता। सम कोई लेक्चर में आधा अधूरा छूट गया, हाँ वो अलग बात है, हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए छोड़ना पड़े। बट अगर सम आधा छूट गया तो अगले लेक्चर में वापस वो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना ही पड़ता। जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है या ऑफलाइन देख रहा है, पहले तो एक चीज पूछ लो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एनीबॉडी प्लीज बोल बेटा। क्या बोला, हाँ हाँ का गुडविल गुडविल गुडविल, हाँ ये बच्चों गुडविल ये पूरा 84,000 फर्म का है, ऐसा लिखवा के दिया था कि मैंने, ऐसा लिखो फुल गुडविल। दूसरी ये वजह है कि सम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लिखो फुल गुडविल है वो। सर फुल मतलब क्या, अरे पूरे फर्म का, ऐसा लिखो हिंदी भाषा में, पूरे फर्म का। किसका गुडविल है, पूरे फर्म का। निकाल रहे 84,000 पूरे फर्म का गुडविल है, डिवाइड बाय नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं, क्वेश्चन में ढूंढो। नए पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर 1/,
2 एनर है नए, और न्यू रेशो कितना है अपना 3:2:1:1। ओके, आ जाओ। चलो ये लिख लिया क्या सभी ने? पहले एक बार बता दो, मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। गुडविल का एक 10 सेकंड का पार्ट बचा है, वो बता देता हूँ, है ना। मतलब लास्ट टाइम पे भी हमारा गुडविल पूरा नहीं हुआ था। आ जाओ, यहां तक समझ में आया सभी को? ये सैक्रिफाइस रेशो समझ में आया, है ना। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे है ना, ये जो आपने लिखा है ना, इसको सिर्फ कैंसिल करना, और यहाँ पे ऐसा लिखना, दिस इज फुल गुडविल, दिस इज फुल गुडविल। सर वेट वेट वेट, अच्छे से बता दो, आ जाओ बच्चों। 84,000 तक जो गुडविल निकाला उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट या दिक्कत है? पक्की बात, डन। ये 84,000 किसका गुडविल है? ये फर्म का है, किस नए पार्टनर से ले रहे हैं? नो, ये पूरे फर्म का है। सर आपको कैसे समझा फर्म का गुडविल है? पढ़ो गुडविल वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन में, द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ, बराबर है ना। फर्म का गुडविल कैसे वैल्यू कर रहे हैं? 2 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और वैसे भी जब भी आप गुडविल निकालते हो तो बाय डिफॉल्ट वो किसका गुडविल रहेगा? पूरे फर्म का। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 84,000 ये गुडविल का फिगर आ गया, ये फर्म का है। अब ये पूरा गुडविल होता है, अब सेंटेंस पे गौर करना मेरे, पूरा गुडविल होता है पूरे प्रॉफिट शेयर के लिए। अरे क्या बोला मैंने? पूरा गुडविल होता है पूरे प्रॉफिट शेयर के लिए। ये 100% गुडविल है फॉर 100% प्रॉफिट शेयर। क्या 100% प्रॉफिट शेयर मिल रहा है क्या नए पार्टनर को? कितना मिल रहा है बताओ? नए पार्टनर को मिल रहा है 1/7, 1/7, बराबर है ना। नए पार्टनर 2 है, उनको कितना मिल रहा है? 1/7, 1/7। तो 1/7, 1/7 का हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कितना आ रहा है? सो 84,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, ये आया मेरा 24,000। दिस इज फुल गुडविल, देयरफॉर 84,000 इज फॉर फुल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फुल शेयर, ये पूरा गुडविल है मतलब पूरे प्रॉफिट शेयर के लिए। बट फॉर, ऐसा लिखो, फॉर 1/7 एंड 1/7 के लिए कितना, यानी 2/7 के लिए कितना? अरे बाबा, नए पार्टनर को अगर बोलेंगे भैया पूरा 84,000 गुडविल दे दे, तो वो बोलेंगे ना हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें आप प्रॉफिट दे रहे हो दोनों को 1/7, 1/7, और गुडविल मांग रहे हो पूरा। सर हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है? हाँ, गुडविल कितना मांग रहे हैं आप उनको? पूरा। और प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? ओनली 1/7, 1/7। नए पार्टनर को, 2 पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1/7 प्लस 1/7 यानी 2/7। सो 2/7 का उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो गुडविल भी 2/7 ही लेना पड़ेगा ना। ये जो गुडविल है ये देखो 3:2:1:1, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 7 7 7, इन सब की टोटल कितनी आती है करके देख लो, 1 ही आनी चाहिए, बराबर है क्या? इन सब की टोटल 1 आ रही क्या? मतलब ये गुडविल है, ये एक्स्ट्रा आपके लिए लिखवा के दे रहा हूं, ये 1 शेयर के लिए। तो बताओ गुडविल, ये नए पार्टनर है ना 2, इनको कितना मिल रहा है? 1/7 प्लस 1/7 यानी 2/7 ना। इसके लिए गुडविल कितना? सो मैंने निकाला 84,000, अगर ये 1 के लिए है तो 2/7 के लिए कितना कितना है बेटा? वेरी गुड। सो वो दोनों नए पार्टनर से हम लोग कितना गुडविल लेंगे? 1/7, 1/7, 12 फ्रॉम, क्या नाम है नए पार्टनर का? P, एंड 12 फ्रॉम Q। 12 12, यस और नो? दैट्स इट, लिख लिया बेटा। चलो आगे। सर कैसे लेंगे, कैसे लेंगे उनसे? बोलो, उन्होंने गुडविल के लिए अलग से पैसा लाया है क्या? ढूंढो क्वेश्चन में। पहले तो एक बार पूछ लो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार, एनीबॉडी
वापस एक बार बता देता हूँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये जो गुडविल का शेयर आया है 84,000 ये पूरे फर्म का है, लेकिन हम लोग नए पार्टनर को दे रहे दोनों को 1/7 1/7 1/7 और 1/7 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की टोटल कर दो नुम 1 और 1 2, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो 7 2/7। 84,000 इज फॉर 1, देन हाउ मच फॉर 2/7? तो 84,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2/7, ये आया 84,000 अपना 24,000। चेक कर लो सही में आ रहा है ना? हाँ आया है। डन। अभी क्या थोड़ी नींद कम हो रही है ना भाई की, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है कभी कभी। लिख लिया सभी ने? आया क्या 24,000? अब ये 24,000 लेंगे उन दोनों नए पार्टनर से। ये 24,000 गुडविल है भैया, अगर आपको फॉर्म में 2/7 का प्रॉफिट चाहिए तो 2/7 दोनों को दे रहे हैं ना, 1/7 1/7। चलो तुम दोनों दो अब गुडविल। अब ये सही है, पूरा 84 लेते तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे पूरा 100% प्रॉफिट दे रहे हैं नए पार्टनर को। 100% दे रहे हैं या 1/7 1/7 दे रहे हैं? 1/7 1/7, इसलिए मैंने 1/7 1/7 का गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला। अब ये नए पार्टनर से लेंगे। लो हे क्वेश्चन बता, नए पार्टनर से हम लोग ये कैसे ले रहे? क्वेश्चन से पूछो तो, हे क्वेश्चन बता। अरे बता ही नहीं रहे तो दिया है क्या क्वेश्चन में? पूछो। क्वेश्चन में अगर बोला है नए पार्टनर गुडविल कैश के फॉर्म में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है नया पार्टनर ये 24,000 का गुडविल लेके आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला है ये गुडविल कैसे लेके आ रहे हैं, पढ़ो तो। कुछ बोला है क्या कि गुडविल कैश में ला रहे हैं या अदर असेट के फॉर्म में ला रहे हैं? सो इसीलिए होशियार बच्चा लिख लेता है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि गुडविल कैसे लेके आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल एडजस्ट दिस गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर को बोलेंगे भैया तू गुडविल लाता कि मैं लू? कहां से लू? कैपिटल से। नए पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? तू गुडविल कैश में लाता है या तेरे कैपिटल से छीन लो? तो हम लोग गुडविल कहां से छीन रहे बेटा? कैपिटल से। छीन लो उनके कैपिटल से, नए पार्टनर के। नए पार्टनर ने गुडविल लाना चाहिए था ना। सो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट गुडविल brought in by the new partner, if nothing is given about goodwill brought in by the new partner, then we will adjust this goodwill, then we will adjust this goodwill via new partners capital account, then we will adjust this goodwill in new partners or partners capital account। उससे गुडविल लेंगे और नहीं लाए तो छीन लेंगे कैपिटल से। यस और नो? चलो आगे। पक्का? अब भैया क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है गुडविल कैसे ला रहे। छीन लो, पी के से छीन लो 12 और क्यू से छीन लो 12। अब पी के कैपिटल और क्यू के कैपिटल से 12 छीन लेंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कॉमन सेंस, कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। सो लिखो देयरफॉर P's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, Q's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। 12 और ये किस किस को देंगे? टू A's कैपिटल और टू B's कैपिटल। बराबर है क्या? कोई मुझे अमाउंट बता सकता है लिखने के पहले? वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल प्रीमियम वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही नहीं बनाया और उसने लाया ही नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्यों बनाऊं भैया? गुडविल तो लेके रहेंगे, या तो तू अलग से पैसा ले या तो तेरे कैपिटल से छीन लूंगा। छीन लिया कैपिटल से पी और क्यू के, राइट? चलो सैक्रिफाइस रेशो हमने ऑलरेडी निकाला था लास्ट लेक्चर में 5:1। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, यह आया 20,000 और यह आया 4,000। 1 इक्वल टू
बरोबर, ये लिख लिया सभी ने। अब चलो पूछ लो बेटा, किसी को भी प्लीज डाउट है इसमें एडजस्टमेंट में कहीं, प्लीज एनीबॉडी। गुडविल का एडजस्टमेंट खत्म हुआ। सर खत्म कहाँ हुआ? इस एंट्री पे, इस एंट्री पे। आई थॉट लास्ट लेक्चर में मेरा हो गया, अपना हो गया रहेगा, बट हुआ नहीं था। लास्ट लेक्चर में एंट्री वगैरह नहीं बताई थी ना, कहीं अलग से कोई लिख के कोई दूसरी जगह पे नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड, लिख लो। ये वर्किंग नोट है गुडविल का, ये जितना भी मैंने लिखवा के दिया वर्किंग नोट में आपने लिखा ना, ये मत लिखना, ये तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए साइड में मैंने बता दिया था। ये देखो मैंने अलग से डब्बा बना दिया, बाकी ये वर्किंग लिखा पूरा, ये ऐसे देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट 2 लिखा ना अपने गुडविल का। चलो आगे, अब आगे बढ़ू, आ जाओ। अगली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। अच्छा, इसका इफेक्ट तो दे दो। पार्टनर्स कैपिटल में अभी एंट्री मारे लिया तो पी और क्यू के डेबिट में लिखो और ए और बी के क्रेडिट में लिखो। लिखो बेटा, शिट, क्या हो रहा है? पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट। पेन का कलर हम चेंज करेंगे। बोलो, पी और क्यू से गुडविल किस किस को कितना जाएगा? देखना एक बार जरा, ये देख, पी से और क्यू से 12,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। ये पी से ए को जाएगा 10 और बी को जाएगा 2, 10 2। सो ए को टोटल कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 20, बी को मिल रहा है 4। बरोबर है ना? अरे सही है कि नहीं? ये समझ में आए सभी को बाइफर्केशन? हाँ। सो पी अकाउंट डेबिट 2A 2B 10 और 2। पी के डेबिट में 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, पी के डेबिट में 10 और 2। ए और बी के क्रेडिट में बाय पी 10 और 2। ब्रैकेट में धीरे से लिखना गुडविल। किसी को कोई तकलीफ है तो एक बार पूछो। क्लियर है? डन? चलो आगे, कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके भी लिख सकते हो, बाय पी एन क्यू 2A एन बी। वैसा मत लिखो, पर क्या है 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, चलो आगे। वैसे ही बताओ क्यू का। हाँ बोलो, 10 और 2 अगेन बाय क्यूज कैपिटल 2A एन बी 10 और 2। आप ये दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, बाय पी एन क्यू 12 12, यानी 20 और 4, 12 12 नहीं 20 और 4, बट अलग अलग ही लिखना। एक बच्ची बोल रही सर ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं समझा। आ जा बेटा, बताता हूं, ध्यान दे, देख तो जरा। ये P से हम लोगों को गुडविल लेना है 12। पहले P से गुडविल जो 12 लेना है फ्रॉम P, ये किस किस को देंगे? A और B को। बराबर ना बेटा? P से लेना है गुडविल और वो दे देंगे A और B को। P से लेना है A और B को देंगे। P से कितना लेना है गुडविल? स्वाति ध्यान देना बेटा, बराबर? हाँ बता रहा हूं ना, इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या था A और B का? 5:1। तो यही आएगा ना बेटा, 10,000 और 2,000। वैसे ही Q से भी गुडविल लेना है 12,000, ये भी A और B को देंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला, बरोबर?
अभी समझा बच्ची को, हाँ होशियार है। चलो अब इसकी एंट्री करेंगे, पी से छीनेंगे तो इसकी एंट्री रहेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये देखो मैंने कर दिया 12 10 2। सेम वैसे ही क्यू से लेंगे, क्यू अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 12 10 2। अभी समझा बेटा? चलो नेक्स्ट, कर दिया पोस्टिंग, दोनों के अकाउंट में कर दिया ना, पी का भी और क्यू का भी, ए का भी और बी का भी। चलो आगे, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, फटाफट से आ जाओ। तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया पूरा, अच्छा एडजस्टमेंट था, इंपॉर्टेंट था। कोई ऐसा मेरा प्यारा बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, मैं बार बार इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ, ये कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पार्टनरशिप पे आए तो गुडविल का एडजस्टमेंट रहता ही रहता है। ये हाईएस्ट लेवल का एडजस्टमेंट है, बरोबर है? इसी पे ध्यान रखना अपना। अच्छा खासा टाइम गुडविल एडजस्टमेंट में गया है इसमें। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया, एक बार फटाक से 10 सेकंड में रिकैप करता हूँ। गुडविल का हमने पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जो भी मेथड दिया रहेगा उससे गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद उस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद में वो हमने जो निकाला वो फुल गुडविल है, तो जितना नए पार्टनर का शेयर है प्रोपोर्शनेटली उतना ही गुडविल लेंगे ना उससे, कि पूरा लेंगे? हाँ, तो प्रोपोर्शनेट गुडविल निकाला हमने, और नए पार्टनर का प्रोपोर्शनेट गुडविल आया 24,000, दोनों का आया 12,000। वो 12,000 पी और क्यू को, 12,000 पी और क्यू को हम लोग, सॉरी ए और बी को, 12,000 ए और बी को दे देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो पी ने लाया 12, ए और बी को जाएगा 10 और 2, क्यू ने लाया 12, ए और बी को जाएगा 10 और 2, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो 5:1 है। और उसके बाद आखिरी में एंट्री पास करके मैंने पोस्टिंग कर दिया। किसी को इसमें कोई डाउट? प्लीज एनीबॉडी, एक बार बोलो बेटा, क्लियर है? पक्का? सब लोग साथ में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फटाफट से पढ़ लो, हो गए। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। ओके, स्टॉक का, प्लांट मशीनरी का वैल्यू 10% से कम हो गया। अरे दे बोलो कितना था? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 50,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख का 10% 50,000 ना, बराबर है क्या? उसके बाद और स्टॉक का भी वैल्यू कम हुआ है ना, बोलता है वो। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक 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 ढूंढो टू स्टॉक अकाउंट, कितना है बेटा? 30,000। इसमें किसी को कोई तकलीफ? सर दूसरा इफेक्ट, प्लांट और मशीनरी स्टॉक में दो ना। नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारी एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू फिर से ओरिजिनल पे लानी है। समझ में आया ना? उसके बाद आगे, सर फिर भी कुछ तो लिखो यार, दूसरा इफेक्ट मजा नहीं आता अकाउंटिंग में ऐसे। ये लो, ये ऊपर रिवैल्यूएशन का पार्ट 1, नीचे पार्ट 2, ये देखो तो, ये पार्ट 2 काले कलर के पेन से लिखता हूँ। इन्होंने बोला था ना अनअल्टर्ड, मतलब पहले हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 50 से कम किया, बराबर है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर में 50 से बढ़ा देंगे। ये देखो यहाँ पे फिर से बढ़ा दिया, बाय प्लांट एंड मशीनरी और बाय स्टॉक। अभी ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी बाय प्लांट एंड मशीनरी कैंसिल हो गया क्या? और अगेन प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया क्या? सब भी फायदा ही क्या, करो ही मत ना। अरे तुम समझ नहीं रहे, पहले जब हमने वैल्यूएशन चेंज का इफेक्ट दिया तो ऊपर पार्ट 1 का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर्स को बांटेंगे ना, और नीचे वाले पार्ट का प्रॉफिट लॉस ऑल पार्टनर में बांट देंगे। अल्टीमेटली सर इससे फायदा क्या हुआ? पुराने पार्टनर्स को ज्यादा मिलेगा, क्रॉस चेक करके बता दूंगा, पुराने पार्टनर्स को ज्यादा मिलेगा। देखो बता दूंगा कैसे। तो आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी हमने कर दिया और ये अनअल्टर्ड था इसलिए मैंने फिर से उसका वैल्यू चेंज कर दिया। आगे बोला है अनअल्टर्ड है, ऐसा कौन से? 6 नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा है, 6 नंबर। आगे बोला है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 10,11,000। बिल्डिंग 9 लाख का था, बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया तो फायदा हो गया क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से बढ़ा? 1,11,000। फिर से कम कर देंगे बिल्डिंग का वैल्यू, टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो, बाय बिल्डिंग टू बिल्डिंग, अगेन बिल्डिंग ओरिजिनल वैल्यू पे दिख रहा है क्या? 9 लाख पे, 6 नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है। उसके बाद आगे और क्या बोला बेटा? डेटर्स, अगला आइटम था ना अपना असेट का, इधर देखो डेटर्स के लिए कुछ बोला है क्या?
देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अरे नो लॉस हो गया, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितनी की थी 10,000, फिर से उसको रिवैल्यू कर दो बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आना है बार बार, अनअल्टर्ड 6 नंबर एडजस्टमेंट। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, बस हो गया खत्म। अब तो अगली एडजस्टमेंट रिवॉल्यूशन की है नहीं, अब तो यही बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है। उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट रिजर्व सरप्लस का अनअल्टर्ड का है, हो गया खत्म हुआ, रिवॉल्यूशन के सारे इफेक्ट खत्म। निकालो प्रॉफिट लॉस, 1,11,000, इधर की टोटल कम है तो लिख देता हूँ, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दिया। 111 में से 50 3 80 90,000 माइनस करो, 21,000, ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर का नाम है 2A 2B, कौन से रेशो में, ओल्ड PSR। ओल्ड PSR क्या था बेटा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, सो 14,000 7,000। चलो इसका दूसरा इफेक्ट दे दो पार्टनर्स कैपिटल में, ए और बी के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन, 14 और 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 1, ऐसा लिखना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 1 लिखा सभी ने, दोनों इफेक्ट दे दिए। सो बताओ तो कितना फायदा हुआ ए और बी को, 14 और 7,000 का। अब आ जाओ आगे, अब पार्ट 2, पार्ट 2 का अगेन सेम बैलेंसिंग फिगर आएगा बट अपोजिट साइड में, क्योंकि हमने रिवर्स किया था ना। देखो चेक करो सेम आ रहा है क्या, और ये सबको बांटेंगे, सबको 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 बाय ए बाय बी बाय पी बाय क्यू इन न्यू PSR। ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पार्ट 2। ऊपर वाला जो देखा ये था पार्ट 1, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 1 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पार्ट 2 का न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयर, ऑल पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राइट, क्लियर है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में इसके बारे में, डमी एग्जांपल भी लिया था एक। चलो बांट दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 3 2 5 और 2 7, सो 21,000 डिवाइडेड बाय 7, न्यू रेशो की टोटल किया, इनटू 3 9,000 6,000 और 3,000। चलो देखो तो अभी ये बांट दिया मैंने, लिख दो ABPQ के डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 9 6 9 6 3 3। चलो बताओ ए और बी को फायदा कितना मिला था, 14,000 और 7,000, डेबिट कितना हुआ 9 और 6। ए को नेट फायदा कितना हुआ, 14 क्रेडिट हुआ 9 ही डेबिट हुआ, नेट फायदा ए को 5 मिला क्या, बी को नेट कितने का एक्स्ट्रा मिला, 1,000 का मिला क्या, इसको 5 एक्स्ट्रा मिला, रिवैल्यूएशन की वजह से इसको 1 एक्स्ट्रा मिला। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो, इन दोनों से दोनों के मिलके 6,000 ही गए। देखो 3 और 3 6, जितना सैक्रिफाइस, जितना ओल्ड पार्टनर्स को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अंदर में नेट मिला है उतना ही नए पार्टनर से नेट आया है। ए और बी को नेट फायदा कितने का मिला, 6 का, तो पी और क्यू से रिवैल्यूएशन के तहत कितना आया होगा, 6। चेक कर लो आया, एग्जाम में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ ही जाता है यार, कॉमन सेंस यार, सिंपल मैथ से। ऊपर बढ़ाया तब ओल्ड को दिया, कम किया तब सभी में बांट दिया, तो बढ़ाते समय सिर्फ ओल्ड को मिला है ना, तो ज्यादा वाला ओल्ड को मिला है, और जब कम था तो हमने सभी में बांटा है, तो अल्टीमेटली ओल्ड को तो रेशो ज्यादा ही मिलने वाला है इसके अंदर में। यस और नो। चलो आगे, चलो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट भी खत्म हुआ, डन, लिख लिया बेटा सभी ने। आगे क्या एडजस्टमेंट पढ़ते हैं गाइस, आगे बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5वीं एडजस्टमेंट, ये तो हमने कंसिडर कर लिया ना। और वैल्यू ऑफ रिजर्व, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, असेट्स अदर देन कैश नॉट टू बी अल्टर्ड, ये भी हमने एडजस्ट कर लिया। अच्छा कैश आया था जब हमने लिखा था कि नए पार्टनर कैश कितने ला रहे, नया पार्टनर कैश कितना ला रहे, कुछ बोला नहीं ना, दिया है क्या, कहीं ना कहीं तो दिया होगा यार। अच्छा कुछ बोला नहीं है इसके बारे में,
बस दैट से इतना ही है, ये सारी चीजें हमने लिख ली। हाँ, लास्ट वाला एडजस्टमेंट पी आर क्यू, लास्ट 7 नंबर का एडजस्टमेंट, बराबर 6 एडजस्टमेंट हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबडी? चलो, पी एंड क्यू वर टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट considering B's capital as a base after all adjustment। ले भैया, B का कैपिटल का बैलेंस निकालो तो जरा, B के कैपिटल का बैलेंस निकालो तो जरा, B के बी के कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा? 5,80,000। एडजस्टमेंट कर लिया हमने, प्रॉफिट लॉस हमने बांट दिया ना सभी, रिवैल्यूएशन का भी। अरे बच्चों यार, अपन ने रिजर्व के बारे में पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, रिजर्व का एडजस्टमेंट भी कर दिया क्या अपन ने? अरे यार, ये बार बार किधर भाग रहा है, रुक रहे एक सेकेंड। देखो तो, देयर वॉज ए मुन्ना, 6 नंबर की एडजस्टमेंट पढ़ना ना, 6 नंबर की एडजस्टमेंट के अंदर में ध्यान दो। 6 नंबर की एडजस्टमेंट में हमने सारी चीजें करी, एक चीज रह गई ना, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि रिजर्व को भी सेम रखना है। लास्ट लेक्चर में किया था ना, लास्ट और आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रिजर्व हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया और बाद में फिर से मेंटेन किया था। याद आया क्या? जो बच्चे प्रेजेंट है गलती से, बरोबर है, जो अब्सेंट है उनसे तो कोई मतलब नहीं बात करके, जो प्रेजेंट है उनको याद आ रहा है कि रिजर्व फिर से मेंटेन करना था। कुछ था एक क्वेश्चन के अंदर में, तो हमने क्या किया था, बैलेंस शीट का पुराना वाला रिजर्व पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दिया था और बाद में सारे पार्टनर के कैपिटल से हमने पुराने रिजर्व के उतना अमाउंट सारे पार्टनर से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके फिर से खड़ा कर दिया था, बरोबर है। तो यहाँ पे 6 नंबर के एडजस्टमेंट में हमने असेट और लाइबिलिटी को तो फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ गया, रिजर्व को कौन लाएगा? मेरा ससुर आएगा क्या? पढ़ो ना 6 नंबर का एडजस्टमेंट, वही तो बोल रहा हूँ कि कुछ तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मिस हो रहा है। रिजर्व को भी तो सेम वैल्यू पे लाना है, पढ़ो ना 6 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, क्या है पहला वर्ड? वैल्यू ऑफ रिजर्व, वैल्यू ऑफ रिजर्व। रिजर्व को भी तो ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है। पुराना वाला रिजर्व तो पुराने पार्टनर्स को बांट दिया, पहला वाला किस्सा तो हो गया, अब फिर से खड़ा भी तो करना है रिजर्व को, सेम रिजर्व पर अमाउंट सेम, बट लेंगे किससे इस बार? सभी से, बराबर है। क्यों भैया, पुराने पार्टनर्स ने क्या गलत किया, सिर्फ उनके ऊपर क्यों डालना चाहती पे? पुराना वाला रिजर्व पुराने पार्टनर्स को बांट दो और अमाउंट सेम मेंटेन करना है। क्वेश्चन में ढूंढो रिजर्व का अमाउंट कितना था, 5,25,000। चलो रे बाबा, सब लोग निकालो, 5,25,000 का रिजर्व खड़ा करना है। फिर नए पार्टनर बोलेंगे अरे वो पहले का था तो सही बैलेंस शीट में, भैया वो पहले हम दोनों का था, वो हम दोनों वापस लेके चले गए, अब फिर से नया अमाउंट खड़ा करना है, सब लोग मिलके करेंगे, तुम दोनों और हम दोनों, चारों पार्टनर मिलके। यस और नो? कुछ बात आई क्या समझ में? अरे रिजर्व भी तो ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है ना। चलो ठीक है, रिजर्व को भी ओरिजिनल वैल्यू पे लाते। लो बेटा, एंट्री क्या रहेगी फिर बताओ? एक और वर्किंग नोट, रिजर्व टू मेंटेन 5,25,000। रिजर्व कितना मेंटेन करना है? 5,25,000। अच्छा, सारे पार्टनर मिलके देंगे ना, ए बी पी क्यू, न्यू रेशो बताओ, 3:2:1:1। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 2,25,000 क्या, बरोबर है क्या? 3 हो गया ना, 2, 1,50,000 क्या, 1,75,000 क्या, फिर से 1, और ये ले लो सभी से, देयरफॉर ए बी
पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ए बी पी क्यू में इतना इतना डेबिट करेंगे, ये एंट्री रहेगी क्या? यस और नो? करो। रिजर्व भी तो मेंटेन कर रहे हैं ना हम लोग सेम अमाउंट का। ओ माता रानी, तुम पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? घर जाके वापस लिखते हो? बड़ा समय यार जीवन में, सभी ऐसा करते हो रोज? अच्छा, आज क्यों ऐसा अचानक? लास्ट लेक्चर आए नहीं थे? फिर तो आप गलत कर रहे हो, आप लिखो भी मत ये सब, बस अच्छे से स्माइल दो। पंखे काउंट कर लो, आज ऑडिट कर लो कि इस क्लास में कितने पंखे हैं, एक बार जाके सीढ़ियाँ गिन के आ जाओ नीचे कितनी है, एटलीस्ट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई बच्चा पिछले लेक्चर में अब्सेंट था और वो अगर आज पहली बार देख रहा है तो थोड़ा बहुत मुश्किल जाएगा समझने में, इसलिए बोलता हूँ अब्सेंट नहीं रहना चाहिए। चलो 2, बट ठीक है अब तूने लिख लिया, अच्छी बात है, बट अब घर जाके वापस एक बार करना। तू रिजर्व बता रहे बेटा, ए का कैपिटल कितना था बताओ? 2 लाख कितना था? 2,25,000। बी का कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे? हाँ बताओ। और इसका भी 1 ही था ना, तो 75 आना चाहिए, बराबर है। और इसका दूसरा इफेक्ट रिजर्व क्रिएट करो, रिजर्व 2,25, 1,50, 75, 75। ए राजेश खन्ना बंड्या इकडे बघ, क्या क्लियर है? लेक्चर होने बात करो उन दोनों बात यार, मुझे मालूम है तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, बट क्लियर। चलो आगे, हो गया, दोनों इफेक्ट दे दिए मैंने, और कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है ना, चेक करो। वैल्यू ऑफ रिजर्व हो गया, सब कुछ छठी एडजस्टमेंट ही थी है, बराबर है। और लास्ट वाली एडजस्टमेंट के अंदर में बोला है बेटा, देखो मैं पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट, द पी एंड क्यू वर टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसिडरिंग बीज कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। चलो बी का कैपिटल का पहले बैलेंस निकालो यार, बाकी तो मुझे कुछ मालूम नहीं। अब 4 लाख पक्का ना, मैं लिख दूं ना ऐसा यहाँ पे, बी के कैपिटल की टोटल करो इधर क्रेडिट साइड की, और ये इधर की डेबिट साइड की। पहले सबसे पहले बी का करना है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 7 नंबर में बोला है बी के कैपिटल को बेस ट्रेड करना है। आपने टोटल बताया या बैलेंसिंग फिगर बताया? बैलेंसिंग फिगर बताया डायरेक्ट, टोटल भी बोल दो प्लीज एक बार। टू बैलेंस कैरी डाउन 5,86,000, 5,86,000, राइट। चलो ये बैलेंसिंग फिगर है, हाँ ये टोटल है। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 लिखते जाओ, बहुत लिखना है भैया। वर्किंग नोट 4 कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास तो बहुत जगह है। वर्किंग नोट नंबर 4, आप आगे आगे के पेजेस पे लिखते जाने का है ना, बुक खत्म होने तक। अब बुक खत्म हो गई तो फिर नीचे जाके आना एक बार, बुक खरीदने नई वाली। चलो लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टेकिंग बीस कैपिटल एज अ, बोलो ना बेटा, बेस कैपिटल। बोलो भैया, ए बी पी क्यू, बी का कितना है बेटा? ये बेस है, देखो गोला मार के स्टार मार्क कर दिया, कितना है? 4,30,000 ना, ओके। ये कितने रेशो के लिए था? 3:1:1। तो बताओ अब इसका कितना, बताओ इसका कितना, बताओ इसका कितना। सर कैसे निकालना ये? 4,30,000 अगर 2 है तो 3 यानी कितना? 4,30,000 अगर 2 है तो 3 यानी कितना? 4,30,000 अगर 2 है तो 1 यानी कितना? 4,30,000 अगर 2 है तो 1 यानी कितना? एडजस्टमेंट में किसका बोला है? ऑल बोला है या पी एन क्यू बोला है? सिर्फ पी एन क्यू बोला है, ओके। तो ए का मत करो,
सिर्फ पी एन क्यू का कर लो, पी और क्यू, ठीक है, इट्स ओके। कहाँ बोला है बट ऐसा 6 नंबर में बोला है क्या? 7 नंबर में पी एन क्यू वर टू ब्रिंग। अच्छा, इन्होंने बोला पी और क्यू का ही एडजस्ट करना है, ठीक है, पी और क्यू का कर लो, हमारा काम कम हो गया। ए का मत करो, सिर्फ पी और क्यू का ही कैपिटल बी के हिसाब से निकालना है, तो और भी आसान हो गया फिर तो। बताओ कितना है बेटा, ये लिख दूं क्या? 2,15,000, 2,15,000, डन। चले आगे, आ जाओ, ऑल सेट। सो 4,30, 2,15, 2,15, ये क्या मिल गया मुझे मालूम है क्या? ये क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, राइट। 4,30, 2,15, 2,15 लिख दूं क्या ऊपर? 4,30, 2,15, वर्किंग नोट 4 और 2,15 वर्किंग नोट 4। क्या बोलते हो बच्चों, बोलो बेटा। जब ए का एडजस्ट ही नहीं करना है तो ए का डायरेक्ट बैलेंस निकाल लो ना फिर। ए का बैलेंस निकाल, 8 और 3 11, 11,50,000, 11,70, 11,84, 11,84,000, 11,84,000 बैलेंसिंग फिगर -9 -225, बोल बेटा। 9 लाख, ओके, खेल खत्म हुआ। और अब बचा क्या? सिर्फ पी और क्यू का बैलेंस ना, वो भी कर लेते हैं। निकालो पी और क्यू का बैलेंस। सिर्फ पी और क्यू का जो भी बैलेंस आ रहा है उसका इफेक्ट कहाँ देंगे? कैश में। कहाँ देंगे? कैश, कैश, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अगर बैलेंस इधर डेबिट साइड में आए तो बोल देंगे टू कैश, क्रेडिट साइड में आए तो बाय कैश। एक बच्चे ने बोला सर रिजर्व की ट्रीटमेंट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, नहीं, न रिजर्व बढ़ा न रिजर्व कम हुआ। नायर राव, सवाल सही है आपका, सर रिजर्व की ट्रीटमेंट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या आएगी? आएगी नहीं, क्योंकि रिजर्व रिवैल्यू हुआ ही नहीं। रिजर्व पहले भी 5,25 था, अभी 5,25 है, और ना उसको टेम्पररी बढ़ाया ना टेम्पररी कम किया। डन। जाओ निकालो पी और क्यू का बैलेंस कितना आ रहा है। पी का बैलेंस, अरे ये तो मैं निकालूंगा। 2,15, 75, 2,90, 2,93, 2,95, 10, 3,05,000। ओह वाह, इधर आए ना, तो ये क्या करेंगे, इससे पैसा लेंगे। चल भैया ला, बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर। और यहां पे कितना आया? इसका भी उतना ही आया, ये तुमने बता दिया, ओके, तुम भी याद रखोगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह बार लिखा मैंने, 3,05,000। दूसरा इफेक्ट कैश में दो। 2B is capital, sorry, 2P is capital, 2Q is capital, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, डन। चलो कैश की टोटल करो, 6, 10, 7, 10, 7,60,000 आ रहा है क्या? बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर टोटल लिखना है यहाँ पे 760, 760, और बैलेंस शीट के असेट में लिख रहे पटक से 7,60,000। वर्किंग नोट नंबर 1 था या 2 था? हाँ 1 लिख दिया। लेके प्रभु का नाम, कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर लिख दो। ये देखो, ये चारों के कैपिटल तो लिखो बैलेंस शीट में। बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिखो, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट करो। 9,50, 4,30, 2,15, 2,15। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल। 4 कितना था पहले वाला, ढूंढो। 4, 9,50, 4,30, 9,50, 4,30,000,
2,15,000, 2,15,000। बोल गणपति बापा मोरिया। करो बैलेंस शीट का टोटल। ये एक साइड की हो गई, दूसरे साइड की पक्का क्या? थैंक यू, आप सभी की मेहनत का कमाल है। डू यू वांट टू परफॉर्म इट नाउ? नो। कितना है बेटा? 90। ओके, 27,10,000, 27,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखो। देखो सीक्वेंस हमने ब्रेक नहीं किया, बराबर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से शुरू किया था और 7वें एडजस्टमेंट पे खत्म किया। इतू सा भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है पार्टनरशिप के अंदर में, सर कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। इसलिए हमने पहले क्वेश्चन से सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखा। बरोबर है क्या? प्लीज एनीबॉडी, प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा डाउट है तो मुझे पूछो, मुझे कृतज्ञ करो डाउट पूछ के। है, चलो आगे। नेक्स्ट, ये लिख लिया सभी ने? आ जाओ। कुछ आप लोगों को और बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा, लिख लो तो। बचपन में गुडविल का मेथड पढ़ा था क्या कहीं पे? सीएमए फाउंडेशन में नहीं था ना, 12th में पढ़ा था। अब कुछ ऐसे बच्चे जिनका 11th 12th साइंस होगा, तो एक काम करो, लिखो, तुम लिखो गुडविल सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज हमने देख लिया ना, ये दोनों मेथड हमने क्वेश्चन में देख लिया ना। अरे बोलते भी नहीं यार बच्चे, दोनों पक्का, ये हमने पढ़ लिया। एक और तीसरी मेथड लिख लो, बचपन में 12th में पढ़ा होगा जो बच्चों को कॉमर्स होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी लिख लो, है ना। कौन सी मेथड है बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। जरूर थोड़ी कि वेटेड एवरेज भी देंगे, सुपर प्रॉफिट दे सकते हैं आपको, तो उस समय बच्चा मेरे को गाली नहीं मारना चाहिए, मैं वो गाली से बचने के लिए बता रहा हूँ। और इंस्टीट्यूट वालों ने भी मॉड्यूल में देना चाहिए था सुपर प्रॉफिट का, बट दिया ही नहीं एक भी सम, है ना। वो बहुत इजी है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? यहाँ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल अपने गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब आपका सवाल। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? एक आम आदमी, मैंगो पीपल से जो मैंने ऊपर का कमाया, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। सर एग्जाम्पल दे दो, लिख लो एक एग्जाम्पल। एक बिजनेस था, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड था, आपको समझाने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में कितने की लागत लगी है? 1 लाख रुपए। उस टाइप के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी के काफी सारे नाम है, होशियार बच्चा फटाफट लिखेगा, देखते हैं आपकी स्पीड कितनी आज लिखने की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी का एक और नाम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसी का एक और नाम है स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड, इसी का एक और नाम है रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, इसी का एक और नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी का एक और नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी का एक और नाम है आरओआई। हो गया ना, आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल,
आरओसी रिटर्न एंड कैपिटल लिख दिया क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी आरओसीई, ठीक है। एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड, रीजनेबल, और कितने, 5 हो गए क्या नाम? हाँ 5 हो गए तो फिर डन, 5 हो गए ना। हाँ बस शाम तेरे कितने नाम, 5 नाम, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या मालूम है क्या सभी का? इस टाइप के धंधे में एक आम आदमी नॉर्मली कितना कितना कमाता, तो एक आम आदमी कितना कमाता, 10%। तो बोलो कितनी नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल कमाई, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आया क्या, ए इंटू बी। लेकिन वो मैं था, मैं ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा हूँ, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट आपको समझाने के लिए मैंने कमाया 12, ऑन ऑन एवरेज में कितना कमा रहा हूँ, 12। अब ये एवरेज जो है ना, पॉइंट डी, चौथा पॉइंट, एवरेज, ये एवरेज कहाँ से आएगा, या तो सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज। सिर्फ दोनों भी बोला नहीं क्वेश्चन में, तो सिंपल लेना या वेट लेना। अगर ट्रेंड है असेंडिंग, प्रॉफिट बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, या डिसेंडिंग, कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे, ट्रेंड है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वेटेड। इफ देर इज अ ट्रेंड इन प्रॉफिट फिगर, अदरवाइज क्या ले लेंगे, सिंपल। लेकिन ये कब करना, अगर कुछ बोला नहीं है तो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। हाँ ट्रेंड है लेकिन क्वेश्चन में बोला है सिंपल एवरेज, तो जबरदस्ती मत चलना कि सर वेटेड लेंगे हम, तो नो, जो बोला है वो। अगर कुछ बोला नहीं है तो ढूंढेंगे, हे क्वेश्चन बता। जैसे पिछले साल प्रॉफिट था 10, फिर हो गया 12, फिर 17, फिर 25, फिर 30, तो ट्रेंड है। फिर चाहे असेंडिंग ट्रेंड हो चाहे डिसेंडिंग हो, कोई भी ट्रेंड हो, हम लोग क्या लेंगे, वेटेड। अगर कुछ बोला नहीं है तो, अगर मेथड कौन सा यूज करना है एवरेज के लिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए भी कहीं ना कहीं आपको एवरेज प्रॉफिट एक बार निकालना ही पड़ता है, राइट। चलो कर लिया सभी ने। सो बता मेरे बच्चे, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना आया। एक आम आदमी 10 कमाता था लेकिन ऑन एन एवरेज में 12 कमा रहा हूं। सो सुपर प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल के ऊपर का प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट। आ गया क्या, खेल खत्म हुआ। सुपर प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, जो भी दिया रहेगा ईयर्स, इज इक्वल टू जी माने गुडविल इंटू एफ। यही था क्या फॉर्मूला ऊपर का भी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। चले आगे, चलो नेक्स्ट। रिटायरमेंट छोड़ के जा रहा है कोई तो आ जाओ बच्चों। पार्टनरशिप फर्म से जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। सर कितनी, बहुत बड़ी, अभी तो बोला। चलो बेटा, रिटायरमेंट के अंदर में बेसिकली करना क्या है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ सब लोग ध्यान देना। नायर बता दो बेटा, एक बार वो वीडियो वापस देख लेना बेटा, है ना, आ जाओ। सो पार्टनर जब भी छोड़ के जाते, देखो हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म क्या होती है मालूम है। पार्टनरशिप फर्म बेसिकली है ना, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Such economic activity may be carried on by all or any of them acting for all, है ना। ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को बाद में हम लोग एक अग्रीड रेशो में शेयर कर लेंगे, उस रेशो को बोलते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इंडिविजुअली सभी को बोलेंगे पार्टनर, कलेक्टिवली बोल देंगे फर्म, बरोबर है। और नया पार्टनर जब भी फर्म में आता है, और सबके बीच में क्या रहेगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हो तो इट मस्ट बी कंपलसरी इन राइटिंग, और अगर डीड बना रहे हो तो झक मार के कंपलसरी इन राइटिंग ही रहेगा।
पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन राइटिंग, और डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, टुक 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 टुक, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन विड्रॉ करेगा, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया तो ब्याज लेगी ना फर्म, इंटरेस्ट लेगी, और पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया तो कभी कभी डीड में लिखा रहता है कि पार्टनर को कैपिटल मिलेगा। ऐसे कुछ 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 सारी डिटेल बातें कहाँ पे दी रहती है, डीड में। डीड जितनी ज़्यादा एकदम एक्सप्लेनेटरी है उतने आगे झगड़े होने के चांसेस कम है। अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, ऑडिट कैसे करवाएंगे, किससे करवाएंगे, बैंक अकाउंट पे किसकी सिग्नेचर्स रहेगी, नए पार्टनर का एडमिशन है तो प्रोसीजर क्या, रिटायरमेंट की प्रोसीजर क्या है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या, नाम अता पता, नेचर ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, सारी बातें लिखी रहेगी। मस्त 25-30 पेज की डीड रहेगी। सो पार्टनरशिप फर्म पैदा होगी, और उसके बाद हमने सीखा एडमिशन कैसे होता है फर्म में। नए पार्टनर को अगर आना है तो नए पार्टनर से कैपिटल लेंगे, नए पार्टनर से गुडविल लेंगे। ए रुक, तू बाहरी रुक, पुराना वाला बैलेंस शीट का रिजर्व बांट देंगे, पुराना बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। अब अंदर आ, है ना, अब तेरे से गुडविल और हमने कैपिटल ले लिया, फिर वो गुडविल नए पार्टनर से जो आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। कुछ बात सही है? सो जब कभी भी एडमिशन का मैं क्वेश्चन का स्टेप्स बताना चाहूँगा विथ योर परमिशन, एक बार अच्छे से सुन लेना। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्वेश्चन रीड करो, एडजस्टमेंट मार्क कर देना। ऐसे एडजस्टमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं, हम लोग 1 बाय 1 एक एडजस्टमेंट गो थ्रू करती है, सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अगर गुडविल निकालने के लिए बोला तो गुडविल निकाल लेना। तीसरा, लाइबिलिटी साइड से शुरू करना है एक एक आइटम, जो चीज़ का अकाउंट बनाया उसका बैलेंस अकाउंट में लिख देना, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, उसका पुराना बैलेंस शीट का बैलेंस क्वेश्चन से उठा करके हमारे आंसर के बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देना। जिस पे एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन के अंदर में जाएगा, और कुछ बोला है तो जैसा बोला है वैसा एज इट इज करते रहना। और बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, और ट्रांजैक्शन है तो 2 इफेक्ट देते जाना देते जाना देते जाना। आखिरी में एक 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 अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस बैलेंस शीट में लिखते जाओ, अपने आप टैली होगा। इसके अलावा कसम से और कुछ नहीं किया। जो थीम है वो बताता हूँ। हाँ, कभी कभार क्लरिकल मिस्टेक मेरे से हो जाती है, लेकिन थीम समझ में आएगा सभी को, पक्की बात। और हाँ, एक और चीज़ जो एक भैया ने बताया था आज, है ना, जो हमारे लास्ट लेक्चर में शायद मिस हो गया था, हमने फुल गुडविल लिख करके छोड़ दिया था ना उसको। उसके आगे की एक स्टेप क्या थी, वो फुल गुडविल है 84,000। हम लोगों को क्या करना है, उस गुडविल को अपने पहले निकालना है। नए पार्टनर का शेयर कितना है, ए और बी पुराने, पी क्यू नए पार्टनर को 1/7 1/7 दिया, तो हम लोग पूरा गुडविल का पैसा थोड़ी लेंगे, सिर्फ 2/7 ही लेंगे, बराबर है। सो 2/7 आए 24,000। सर वो बचे हुए का क्या, कुछ नहीं, छोड़ देना सब। फिर वो 84,000 में से सिर्फ 24 ही काम की फिगर है। हाँ, उतनी काम की फिगर है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्का, डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। क्लियर है? चलो आगे। अब वो दुख की घड़ी आ गई है। कोई तो पार्टनर फर्म छोड़ के जाने की बात कर रहा है, कोई तो पार्टनर फर्म छोड़ के जाने की बात कर रहा है। आ जाओ, अभी हम लोग उसको ठीक किए देते हैं। अब जब भी कोई पार्टनर जब फर्म में आता है तो क्या लाता है रे, बोलो? गुडविल लाता है, कैपिटल लाता है, कभी कभी कोई असेट भी लाता है। तो जाने वाला पार्टनर आता है तो ये सब लेके आ रहा है, तो जाएगा तो ये सब लेके जाए। बोलो, जाने वाला पार्टनर क्या लेके जाएगा? कैपिटल, गुडविल भी लेके जाएगा। वो बोलेगा ना, भैया आते समय तो गुडविल लिया था, अब जाते समय गुडविल वापस करो, दो। आते समय गुडविल कम लिया था, जाते समय हो सकता है वो गुडविल ज्यादा लेके जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नहीं सर ऐसे नहीं, आकाश सर देखो यार, सर हाथ दे के चले गए, ऐसे मत करो सर। अच्छा जी, आ जाओ। सो मुन्ना, सबने ध्यान देना है, जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है उस दिन का गुडविल का वैल्यूएशन फिर से करना पड़ेगा। एक और वर्किंग नोट, जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है उस दिन का गुडविल का वैल्यूएशन फिर से करेंगे, और उस दिन फुल गुडविल आएगा फिर से, और उसमें से छोड़ के जाने वाले पार्टनर का, मान लो फुल गुडविल आया 1 लाख, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, तो 1 लाख का 1/2 कितना आता है? 50,000। उतना जाने वाले पार्टनर को देना है। अब कौन देगा ये गुडविल? रुको, आया था जब गुडविल किसने लिया था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने। अब अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर, क्योंकि आया था जब सैक्रिफाइसिंग को गुडविल मिला था। अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो
छोड़ के जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जो एंजॉय कर रहा है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका प्रॉफिट शेयर कोई ना कोई खाएगा ना। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका प्रॉफिट शेयर किसी न किसी को मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वो कौन सा पार्टनर हो गया? गेनिंग पार्टनर। जिसको भी मिलेगा वो कौन सा पार्टनर हो गया? गेनिंग पार्टनर। सो गेनिंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर को गुडविल देगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलता था, तो गेनिंग पार्टनर गुडविल पे करेगा। सैक्रिफाइसिंग को गुडविल मिलता है क्योंकि उसने उसके प्रॉफिट शेयर का सैक्रिफाइस किया। कोई पार्टनर छोड़ के गया, मर गया, तो जाने वाले पार्टनर का शेयर जिसने भी खाया, एंजॉय किया, जिसको गेन हुआ, वो गुडविल पे करेगा। मर गया तो लीगल हेयर्स को, जाने वाले पार्टनर, और रिटायरमेंट है तो खुद उसी पार्टनर को जो छोड़ के जा रहा है। सो एडमिशन के समय सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। रिटायरमेंट डेथ के समय गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में गुडविल देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्की बात। चलो आगे। सो पहली चीज, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर छोड़ के गया तो ये जाने वाला पार्टनर है, ये जाने वाला पार्टनर है, तो इस जाने वाले पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा, है ना? किससे? फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। और क्या मिलेगा इसको? इसका रिस्पेक्टिव कैपिटल मिलेगा। अरे भैया कैपिटल भी तो वापस करना है। इतना ही नहीं, रुको, जब मैं आया था तब साला तुमने बहुत रिवैल्यूशन किया था ना। चलो वापस जाते समय भी रिवैल्यूशन करो। जब मैं आया था तब लैंड की वैल्यू 50,000 थी, अब छोड़ के जा रहा हूँ तो लैंड की वैल्यू 50 लाख है। वो फायदा किधर है? मेरा भी है उस फायदे पे अधिकार। एडमिशन के वक्त रिवैल्यू किया था ना, तो रिटायरमेंट के वक्त भी रिवैल्यू होगा। इसलिए ना एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट डेथ एकदम चिल्लर है, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी वही है, बस अपोजिट वे में। सो यहाँ पे फिर से रिवैल्यूएशन करेंगे क्या? सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी देना पड़ेगा। भाई साहब, जिस दिन छोड़ के जा रहा है उस दिन तक का रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस। मेरे आने के पहले तुमने बैलेंस शीट का पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर ने लिया था ना। अब मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मैं भी जिस दिन छोड़ के जा रहा हूं उस दिन का रिजर्व, सरप्लस और पीएनएल में लूंगा। जब भी पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होता है तो जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन का बैलेंस शीट का रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस जो भी है, जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन जो जो पार्टनर प्रेजेंट है उनके कैपिटल में बढ़ जाएगा। अब ये जब आ रहा था तो नए पार्टनर के आने के पहले मुझे इंसल्ट के साथ क्या बोला था? बाहरी रुक। और मेरे आने के पहले तुमने बैलेंस शीट का पुराना रिजर्व, पुराना सरप्लस, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में लिया था ना। तो अभी जब मैं जा रहा हूं तो मुझे दो, अभी जब मैं जा रहा हूं तो मुझे दो। मेरे आने के पहले तुमने रिजर्व सरप्लस आपस में बांट लिया, अब मैं जा रहा हूं तो मेरे जाने के पहले भी रिजर्व सरप्लस सब में बटेगा और उन सब में मैं भी हूं। सो रिजर्व सरप्लस का शेयर रहेगा, गुडविल का रहेगा, कैपिटल का रहेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का रहेगा। भाई साहब, सो जाने वाले पार्टनर को देखो कितनी सारी अमाउंट देनी है। इन सब अमाउंट की टोटल किसको देना है? पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। और अगर डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर्स को। सेम एडजस्टमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? करके देखिए क्या एक क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। एक करते हैं, चलो आ जाओ। अच्छा, इसमें एक जेएलपी नाम का भी कॉन्सेप्ट है। लिखो, इतना ही नहीं, अब एक जेएलपी का कॉन्सेप्ट समझ लेना। लिखो उसी के आगे, अभी आपने जो लिखा था उसी के आगे लिखना है। जेएलपी क्या होता है रे बेटा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैंने जितनी भी चीजें अभी बताई वो सारी रिटायरमेंट और डेथ दोनों में कॉपी पेस्ट अप्लीकेबल है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों में पार्टनर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। बस डेथ के समय उसके लीगल हेयर्स का एक अकाउंट बना लेंगे। राइट, चलिए आगे। आ जाओ। सो ध्यान देना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस केस में बनता है?
अच्छे से ध्यान दो, आ जाओ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया रे, जाने वाले पार्टनर को देखो क्या क्या देना है भाई साहब, इतनी बड़ी अमाउंट, दिस ह्यूज अमाउंट टू पे टू आउटगोइंग पार्टनर। क्या ये रिस्क नहीं है क्या? कि अचानक उतना पैसा फर्म कहाँ से लाएगी? अगर कोई पार्टनर चलती फर्म के बीच से बोल दे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कल के कल मुझे सारा पैसा दो, इतना पैसा कहाँ से लाएगी? ये रिस्क है। समझ में आया क्या रिस्क है? और इस रिस्क को हेंस फर्म में ट्रांसफर दिस रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। ओ वाह, खुशी मनाओ। फर्म ये रिस्क किसको ट्रांसफर कर देगी? इंश्योरेंस को। हम भी तो वही करते हैं, हमारे लाइफ को रिस्क है, सामान को रिस्क है, असेट को रिस्क है, और जो जो आइटम्स को रिस्क है वो सब रिस्क किसको ट्रांसफर कर देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी फ्री में रिस्क लेती है क्या अपनी छाती पे? बदले में क्या लेती है आपसे? प्रीमियम। बदले में क्या लेती है? प्रीमियम। अच्छा, ये किसने ट्रांसफर किया रिस्क? पार्टनर ने ट्रांसफर किया कि फर्म ने किया? फर्म ने। फर्म की रिस्क है ना, अचानक पैसा कहां से देंगे? तो ये जो प्रीमियम है ये फर्म का खर्चा है या पार्टनर का है? फर्म का। सर फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टनर की जो फर्म की लाइफ है उसी के लिए तो हमने निकाला है। समझ में आ रहा है क्या? किसका फायदा इसमें? फर्म का। तो खर्चा भी कौन बेयर करेगा? फर्म। यहाँ ड्रॉइंग अकाउंट मत बनाना, ये पार्टनर का पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस नहीं निकाला है हमने यहाँ पे। अचानक से कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसको अचानक से इतना पैसा कहाँ से देना? अच्छा, फर्म में अचानक से किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल एयर्स को पैसा कहाँ से देना? ये जो रिस्क है ये रिस्क हमने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर किया, और इसके लिए हमने क्या किया? एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकलवाया। इसके लिए हमने क्या किया? एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकलवाया। आ जाओ, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि नहीं? बहुत कठिन काम है, लिखो। आपके मॉड्यूल में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट बहुत ही भंगार लैंग्वेज में दी है, अपन एकदम अंगार लैंग्वेज में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, लिखो अच्छे से। करूँ स्टार्ट? चलो भैया, ऊपर वाले का नाम लेते हुए पूरा एक अक्खा का अक्खा पेज आपके पास रहना चाहिए ये लिखते समय। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में फर्म प्रीमियम पे करेगी ना, तो हियर फर्म विल पे द JLP प्रीमियम और प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी को देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को। हियर फर्म विल पे द प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, वो प्रीमियम को जो पेमेंट किया है ना हमने, उस प्रीमियम को कैसे ट्रीट करना है, बस वही तो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उस प्रीमियम की ट्रीटमेंट कैसे रहेगी, वही तो है JLP की ट्रीटमेंट। 3 मेथड है। कितनी मेथड है बोलो? 3। आ जाओ। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मेथड 1, 2, 3। मेथड 1 में JLP प्रीमियम treated as
एक्सपेंसेस। मेथड 2 में JLP प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एसेट। मेथड 3 में JLP प्रीमियम को एसेट ट्रीट करो एंड क्रिएट JLP रिजर्व एंड क्रिएट JLP रिजर्व। एसेट ट्रीट करके हम लोग क्या करेंगे? JLP रिजर्व क्रिएट करेंगे। एसेट ट्रीट करके हम लोग क्या करेंगे? JLP रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। राइट? सब लोग साथ में। तीनों मेथड की मैं 1 बाय 1 ट्रीटमेंट बताता हूं। आ जाओ, लिखो। सबसे पहले हम लोग, अच्छा तीनों में से कोई तो एक मेथड यूज करना है। तीनों नहीं सर, कौन सी मेथड यूज करना है? कोई भी कर लो सर, फिर भी जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वो यूज कर लेना। सर क्वेश्चन में अगर कुछ बोला नहीं है तो पहले यूज कर लेना, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना। जब मैं JLP प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं तो एंट्री क्या रहेगी यहां पे? ये तो सबसे आसान है। अच्छा एक और सवाल, प्रीमियम कब देते थे? साल के स्टार्टिंग में या एंडिंग में? अरे बोलो, प्रीमियम कब देते? साल के स्टार्टिंग में या एंडिंग में? कैसे बच्चे रे? स्टार्टिंग में, एंडिंग कहां देते? कब देते? क्यों रे? ऐसी सर कुछ तो भी बोलना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जवाब आएगा। बोल बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, ट्राई करो। चलो ठीक है, सोचो। ये आज आपने पॉलिसी निकाल ली, आज पॉलिसी निकाल ली, तो इसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी पागल थोड़ी है कि साल के आखिरी में लेंगी। आज ही लेंगी, क्योंकि साल भर अगर कुछ हुआ नहीं आपको तो आखिरी में आप बोलेंगे क्या कि आपने मेरी पिछले साल की रिस्क ली इंश्योरेंस कंपनी, ये लो उसका प्रीमियम। कोई देगा ही नहीं, 100 में से एक ही देगा, क्योंकि आप क्या बोलेंगे? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। छोड़ो ना, कोचिंग की फीस कोचिंग खत्म होने के बाद लेते या पहले? बाद में अगर लेने का सिस्टम शुरू होगा ना तो बैचेस फुल रहेगी, बाहर तक बच्चे बैठेंगे, उधर तक। और फीस कितनी आएगी? ये हर कोई आखिरी में कुछ ना कुछ रीजन दे देगा, सर इतना मजा नहीं आया। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम सर्विस इंडस्ट्री में ना सब पहले, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में सर्विस देने के बाद सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार पैसे देते समय वो ऐसा सोचता है कि मजा नहीं आया। फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी हो, वर्ल्ड की बेस्ट, वो बोलेगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं काय का प्रीमियम दूं? साल भर कुछ हुआ ही नहीं तो काय का प्रीमियम दूं? तो इसलिए प्रीमियम पहले देते। तो साल के स्टार्टिंग में एंट्री आएगी, लिखो स्टार्टिंग में। बोल मुन्ना, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। JLP प्रीमियम टू बैंक। डन। नरेशन लिखेंगे बच्चा लोग। प्रीमियम पेड, सही है क्या? प्रीमियम पेड। उसके बाद अगली एंट्री क्या रहेगी? एनी आइडिया, एनी गेस, एनी आइडिया? बोलो बोल बोल रहे। काय का पेमेंट? किसका पेमेंट? साल खत्म हो गया तो क्या रिसीव करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम वापस देती है? वापस देती है क्या? मैंने साल के एंडिंग में पूछा कि रिटायरमेंट के समय? बोला एंडिंग में। हाँ बोलो। अरे यार कैसे बच्चे रे, खर्चा साल के आखिरी में कहां जाता है? तो बोलो ना P&L की एंट्री। हमने क्या ट्रीट किया? आप इतना गोला करके रखा हूं जब से।
एक्सपेंस साल के आखिरी में कहां मरेगा? पीएनएल में। तो लिखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, बराबर। जम रहा है क्या मामला? हाँ, जम रहा है क्या मामला, इसका मतलब होता है समझ में आया क्या? चलो ठीक है, उसके बाद बताओ। ये देखो यहां पे लिख लो, प्रीमियम ट्रांसफर टू पीएनएल। ये ऊपर की दोनों एंट्रियां कब तक चलती जाएगी? जब तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती, या जब तक किसी की डेथ नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। या तो पॉलिसी मैच्योर होगी या तो डेथ होगी। सर एक और केस हो सकती है, सरेंडर कर दिया तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेथ और सरेंडर, है ना। पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी या फिर हम लोग क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे, या डेथ हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर। लिखो, तो ये दोनों एंट्री कब तक चलती जाएगी? कब तक बेटा? टिल मैच्योरिटी, डेथ और सरेंडर ऑफ पॉलिसी, विच एवर इज, देखो विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें जो जो पहले आ जाए, या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, पॉलिसी होगी 20 साल के लिए, 20 साल खत्म हो गए, ना पॉलिसी सरेंडर किया ना किसी की डेथ हुई, बट पॉलिसी का पीरियड पूरा हो गया क्या, यानी पॉलिसी मैच्योर हो गई क्या? अच्छा एक और कॉमन सेंस वाला सवाल, मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाली थी 1 करोड़ की, बोलो मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 1 करोड़। जब पॉलिसी 1 करोड़ की थी तो मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 1 करोड़। और हर साल मुझे क्या देना है उसका? प्रीमियम। फिर से एक और सवाल, पॉलिसी मैंने निकाली थी 1 करोड़ की, पॉलिसी निकाल के 2 ही महीने हुए और एक पार्टनर का डेथ हो गया, बराबर है, डेथ हो गया पार्टनर का, तो कितना मिलेगा अगेन? 1 करोड़। फुल वैल्यू ना, मैच्योरिटी वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे देखो मैंने इंश्योरेंस निकलवाया मेरा 10 करोड़ का, तो या तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद 10 करोड़ मिलेंगे, या मेरी डेथ होगी तो मेरे लीगल हेयर्स को 10 करोड़ मिलेंगे। सो मैच्योरिटी और डेथ विच एवर इज अर्लियर। सो डेथ में और मैच्योरिटी में क्या मिलती है आपको? फुल वैल्यू। डेथ और मैच्योरिटी में क्या मिलती है? फुल वैल्यू। बट सरेंडर किया तो फुल वैल्यू मिलेगा क्या? अगर फुल वैल्यू मिलता ना तो हर कोई इंश्योरेंस कंपनी में 50 करोड़ का इंश्योरेंस निकालो, प्रीमियम सर 50 लाख आएगा, हाँ चल अभी ले 51 लाख ले, और कल जाकर के ले मुझे पॉलिसी सरेंडर करना है, 50 लाख देके कितना लेंगे? 50 करोड़। सरेंडर पे फुल वैल्यू नहीं मिलता है, सरेंडर पे इनफैक्ट आपने जो प्रीमियम दिया उतना भी वापस नहीं मिलता है, बरोबर है। सो पॉलिसी का फुल वैल्यू मिलेगा मैच्योरिटी पे, डेथ हो गई तो फुल वैल्यू मिलेगा, सरेंडर अगर किया तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, जो कि बहुत कम होता है। सरेंडर किया तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, जो कि बहुत कम होता है। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? ऑल सेट? चलो अब ध्यान देना, तीनों में से कुछ भी हो, इन ये पहली केस, ये दूसरी केस और ये तीसरी केस, इन any of the above 3 cases, कौन सी 3 केस है? 1, 2, 3, in any of the above 3 cases amount received from insurance company will be
ट्रीटेड एज, बोलो बोलो, इनकम। सर ये क्या गलत लिख दिया यार आपने। भूतकाल में आपने जब प्रीमियम पे किया तब क्या ट्रीट किया था, एक्सपेंस। तब उसे 1 रुपया भी मिला तो क्या ट्रीट करेंगे, इनकम। बोलो मैच्योरिटी में क्या मिलता है, लिख ले। मैच्योरिटी में मिलता है फुल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। डेथ में भी क्या मिलता है, फुल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। और सरेंडर के समय क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना फुल वैल्यू सरेंडर वैल्यू, हाँ हाँ वो तो दिया रहेगा। वह अमाउंट थोड़ी मन से अज्यूम करने बोलेंगे कि मन से अमाउंट अज्यूम कर लो। डन, क्लियर है। भूतकाल में क्या ट्रीट किया था, एक्सपेंस। एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल पे गया था। तो अब इनकम होगा तो इसका भी इम्पैक्ट अल्टीमेटली कहा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल पे। लिखो। सो एंट्री बताएंगे इसका क्या रहेगा बच्चे लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio. Yes or no? चलो आगे। पहली मेथड खत्म हुई, लिख लिया सभी ने सब कुछ। नाउ दूसरी मेथड। इस बार जेएलपी प्रीमियम को क्या ट्रीट कर रहे हैं लोग, एसेट। अब जेएलपी प्रीमियम को एसेट ट्रीट करना मतलब क्या करना, एसेट ट्रीट कर, बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे, पॉलिसी को कहां दिखाएंगे, एसेट में। आ जाओ करके देखते हैं। सॉरी यार, लिखो जेएलपी प्रीमियम पेड। अगेन प्रीमियम पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बोलो एंट्री क्या रहेगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको समझाने के लिए 10,000 लिख दूं क्या रे, 10,000 10,000, ठीक है, 10,000 10,000। किसी कोई तकलीफ है इसमें, डन। नरेशन ऊपर ही लिख दिया ना प्रीमियम पेड, बट इसका नेचर क्या बताओ, बताओ बच्चों, बताओ बताओ। ये क्या इस बार, असेट। बोलो दूसरा एंट्री क्या रहेगा, अरे बोलो ना दूसरा एंट्री क्या रहेगा। 10,000 का हमने प्रीमियम पे कर दिया, साल के आखिर में क्या करूं अभी। अरे कैसे बच्चे, अरे अभी आपने चीख चीख के बोला, मैंने बोला असेट रहेगा, फिर काहे के लिए असेट पीएनएल में जाती है क्या, फिर कैसे क्या पीएनएल कहां से आया पिक्चर, यहां पीएनएल आना ही नहीं चाहिए था। ये एक्सपेंस है कि असेट है, पहले ये डिसाइड कर लो रे बाबा। तो असेट पीएनएल में जाती है क्या, तो दूसरा एंट्री पीएनएल का नहीं रहेगा, असेट है ना वो, बैलेंस शीट में जाएगा। सर बैलेंस शीट की एंट्री, पागल है, बैलेंस शीट की कोई एंट्री रहेगी क्या, पर ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस को। आ जाओ देखो, हाँ प्लीज ध्यान देना। ये बैलेंस शीट है, ये असेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, और बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या दिखाएंगे, जेएलपी नाम की असेट। और देखो 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 देखो, मैं 10,000 दिखाया और यहाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आके मुझे गाली मारना शुरू कर दिया कि आपने 10,000 कैसे दिखा दिया। मतलब क्यों भैया, मैं असेट ट्रीट कर रहा हूँ इस बार जेएलपी को, और देखो मैंने 10,000 रुपए पे भी किए। देखो जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट, असेट के लिए पैसा दिया तो असेट बढ़ी ना, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। और हे प्रूडेंस तू बता असेट कहाँ लिखूं, पीएनएल या बैलेंस शीट में। प्रूडेंस ने बोला वो ठीक है बैलेंस शीट में लिख दिया, लेकिन आपने इसे बड़ा चढ़ा के बताया। बोला नहीं माँ कसम मेरे पास रिसीट है, बैंक का पेमेंट का एंट्री है, देख प्रीमियम का। अरे सब बरोबर है, ये 10,000 की जेएलपी नाम की एसेट जो दिख रही, इसको आज अगर तू बेचे तो तुझे 10 मिलेंगे क्या। मैंने बोला मैं समझा नहीं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे बोला जा जाके जेएलपी जो प्रीमियम तूने पे किया 10,000 जिसको तू असेट दिखा रहा है, ये लेके जा तो जरा मार्केट में जा, इंश्योरेंस कंपनी के पास वापस जा और उसको बोल हे इंश्योरेंस कंपनी आज बैलेंस शीट डेट है,
ये जो मैंने 10,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, मेरे को 10,000 की पॉलिसी का जो एक रिसीट मिला है, मैं अगर इसको आज सरेंडर कर दूं तो कितना मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 9,000। मैं फिर से आया प्रूडेंस के पास, प्रूडेंस को बोला हाँ तू सही बोल रहा था, इसकी वैल्यू 10 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है? 9। अगर आज मैं सरेंडर कर दूं बैलेंस शीट डेट वाले दिन, तो मुझे इसके 10 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 9। सो ये 9,000 क्या है? सरेंडर वैल्यू। तो आप भी ऐसे 10 लिख के क्रॉस करना और फिर लिखना 9। अब लेकिन सर एक तो गड़बड़ हो गई यार इसके अंदर में, इसमें एक चीज की गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुआ बताओ? अब आपके बुक्स में असेट नाम से आपने डेबिट कितने से किया था? 10 से। साल के आखिरी में असेट दिखा कितने पे रहे हो? 9 पे। तो भैया असेट की वैल्यू तो कम हो गई, तो वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो पीएनएल में दिखा दूं क्या? देयरफॉर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, असेट की वैल्यू बढ़ी या कम? कम हो गई। रुको, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। सो क्रेडिट कर दूं क्या? 1,000 1,000 JLP account brought down at its surrender value। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा सरेंडर वैल्यू। अब सही हो गया। देखो, जेएलपी डेबिट 10, जेएलपी क्रेडिट 1, और लॉस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। क्या बोलते? सही है ना? मैच हो गया बराबर अकाउंटिंग। जेएलपी डेबिट 10, क्रेडिट 1, सो डिफरेंस 9, बैलेंस शीट में आ गया 9। मतलब सर जब कभी भी हम लोग जेएलपी को असेट ट्रीट करेंगे तब हम लोगों को हर साल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उस जेएलपी को मुझे कौन से वैल्यू पे लाना है बेटा? उस जेएलपी को मुझे उसके सरेंडर वैल्यू पे लाना है। क्यों लाना है? लॉजिक, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यस और नो? चलो आगे। ऐसा हर साल हम लोग प्रीमियम पे करेंगे, हर साल हम लोग उसको सरेंडर वैल्यू पे लेके आएंगे। और सेकंड वाले मेथड में वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं पीएनएल अकाउंट में। सेकंड वाले मेथड में जो भी जेएलपी असेट और सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस है कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। सेकंड मेथड में जो भी जेएलपी नाम की असेट और सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। सेकंड मेथड में जेएलपी नाम की असेट और उसका जो भी डिफरेंस है सरेंडर वैल्यू के बीच का, उसका कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल। थर्ड मेथड में ट्रांसफर होगा जेएलपी रिजर्व में, क्योंकि थर्ड मेथड में क्या बनाया हमने? जेएलपी रिजर्व। बस पीएनएल की जगह क्या आ जाएगा? जेएलपी रिजर्व। कुछ बात समझ में आ रही क्या? चलो आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब ऐसा हर साल चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक? तू बता कब तक? विच एवर इज लोअर अर्लियर। यस और नो? मैच्योरिटी, डेथ और सरेंडर, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। सो आ जाओ। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई या पॉलिसी मैच्योर हो गई तो क्या मिलेगा? विल बी रिसीव्ड फुल वैल्यू, या फिर किसी की डेथ मैच्योरिटी नहीं हुई, सरेंडर कर दिया, सरेंडर ऑफ जेएलपी, यहां क्या मिलेगा? विल रिसीव सरेंडर वैल्यू। विल रिसीव सरेंडर वैल्यू। सर पिछले वाले केस में आपने क्यों नहीं किया ऐसा बाइफरकेट? फर्स्ट वाले मेथड में वहां तो आपने सब एक की बराबर कर दिया, क्योंकि भैया वहां ट्रीटमेंट सेम है। 1 रुपया भी आया तो भी इनकम, 1000 रुपए भी आए तो भी इनकम, लाख रुपए भी आए तो भी इनकम। यहां इनकम नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि पिछले वाले केस में हमने प्रीमियम पे करते समय एक्सपेंस ट्रीट किया था, तो उससे 1 रुपया भी आए तो उसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे आ जाओ। सो फुल वैल्यू आई। बताओ फुल वैल्यू सरेंडर वैल्यू से ज्यादा रहेगी या कम? कॉमन सेंस, ज्यादा ही रहेगी, नहीं तो लोग पॉलिसी क्यों निकालेंगे?
यस और नो? फुल वैल्यू तो हमेशा सरेंडर वैल्यू से ज्यादा रहेगी ना। हाल फिलहाल में सरेंडर वैल्यू कितना दिख रहा था? 9। फुल वैल्यू आपको समझाने के लिए 15,000। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 15,000। क्या बोलते हैं? डन, आ जाओ। सो फुल वैल्यू कितना है? 15,000। ध्यान देना सभी ने, बोलो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 15,000। डन। टू 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 जेएलपी असेट गई ना, असेट आई थी तब असेट को डेबिट किया था ना, अब असेट जा रही है ना, मैच्योरिटी या डेथ होगी तो असेट, वो जेएलपी नाम की वो पॉलिसी देना पड़ेगा ना इंश्योरेंस कंपनी को, तभी तो फुल वैल्यू देगी। नहीं नहीं, मैं पॉलिसी मेरे पास ही रखूंगा, तो मुझे वैसे ही फुल वैल्यू दो। पॉलिसी वापस देना पड़ेगा ना उनको, पॉलिसी वो लेके डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपको पैसा दे देंगे। सो टू जेएलपी नाम की एसेट, लेकिन जेएलपी नाम की एसेट आपके बुक में कितनी दिख रही थी? 9,000, तो जाएगी भी कितने से? 9,000। ये कौन सी वैल्यू रहेगी? सरेंडर वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू रहेगी? फुल वैल्यू। ओ वाह, ये तो ऐसा हो गया 9 की चीज 15 में बिकी। ये तो ऐसा हो गया 9 की चीज कितने में बिकी बेटा? 15,000 में। कितने में बिकी बेटा? 9 की 15 में। बताओ फायदा कितने का हुआ? डालो ना पार्टनर्स के कैपिटल में, फिर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। खेल खत्म हुआ। और सर सरेंडर वैल्यू रहा तो तुम ही बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू जेएलपी 9,000। यहाँ पार्टनर्स को कुछ मिलेगा क्या? नो। जितने की बैलेंस शीट पे असेट दिख रही, सरेंडर वैल्यू पे उतने पे ले लिया। अरे समझ में आया क्या? चलो आगे। पक्का? ओके, ऑल सेट। चलो बच्चे पार्टी, नेक्स्ट मेथड फटाफट से बोलो। इस बार जेएलपी को क्या ट्रीट कर रहे हैं? असेट, और साथों साथ रिजर्व भी बना रहे हैं। ओहो हो, तो लिखो जेएलपी प्रीमियम पेड। क्या एंट्री रहेगी? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको समझाने के लिए 10,000 10,000। हाँ लिख जल्दी जल्दी से। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जितने का हमने प्रीमियम पे किया एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीमियम पे करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जितने का प्रीमियम पे किया उतने का हम लोगों को क्या खड़ा करना है? जेएलपी रिजर्व। कहां से रिजर्व? रिजर्व हम लोग कहां से खड़ा करते हैं? हमारे प्रॉफिट से। रिजर्व कहां से आता है? हमारी सेविंग, हमारा प्रॉफिट। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट। बोल रहे बेटा कितने का? 10,000 10,000। अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम पेड ट्रांसफर टू जेएलपी रिजर्व। कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट। अब भैया बोला तो था थर्ड मेथड में जेएलपी रिजर्व खड़ा करना है, कर दिया। जरा बैलेंस शीट बना के चेक करो तो बिल्कुल सही जा रहा है। एसेट लायबिलिटी, जेएलपी नाम की एसेट और जेएलपी रिजर्व नाम की लायबिलिटी। 10 10। क्या बोलते हो बच्चों? जम रहा है क्या मामला? लेकिन अगेन साल के आखिरी में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया, बोला जा जाके चेक कर क्या ये जेएलपी की वैल्यू सही में 10,000 है क्या? मैंने बोला नहीं, इसकी सरेंडर वैल्यू तो कम है। तो उसने बोला कम कर। मैंने बोला कितनी है? 9,000। कितनी है? 9। तो नुकसान हो गया क्या? पिछले वाले मेथड में नुकसान के लिए पीएनएल डेबिट किया था, इस बार क्या डेबिट करूंगा? जेएलपी रिजर्व। और असेट कम हो गई क्या? लॉस ट्रांसफर टू जेएलपी रिजर्व। करो ना जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर, रिजर्व डेबिट हुआ ने रिजर्व भी कम हुआ। अरे अगेन बैलेंस शीट टैली, देखो रिजर्व भी कम हो गया ना 1,000 से, चेक करो बैलेंस शीट टैली। अरे बाबा असेट भी कम और उसका लॉस कहां ट्रांसफर किया? रिजर्व में।
लॉस की वजह से रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो, देखो एंट्री भी लिख दिया, खाली या यस और नो। और उसके बाद लास्ट में जब हम लोग पॉलिसी को सरेंडर, डेथ हो जाएगी किसी की, या फुल वैल्यू मिलेगी या मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी या सरेंडर कर देंगे, तो आपको समझाने के लिए यहां पे ज्यादा पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लेकिन जेएलपी कितने का दिख रहा है? मात्र 9,000 का। बोलो फायदा पिछले वाले केस में कहा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल में, इस बार ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए जेएलपी रिजर्व बनाए ना अलग से, तो रिजर्व में। अरे पिछले वाले केस में फायदा कहां डाल दिया डायरेक्टली? बोल, अरे बोलती नहीं बच्चे। पार्टनर्स का ये दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने अभी एरो बनाया। इस बार 6,000 का फायदा कहां डालेंगे? रिजर्व में, क्योंकि हर चीज के लिए मेरे पास क्या है? रिजर्व। और अब ये रिजर्व का बैलेंस, नाउ बैलेंस इन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रिजर्व का बैलेंस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में इन देयर पीएसआर ट्रांसफर कर दो, जो भी बैलेंस रहेगा। सेम सरेंडर वैल्यू में बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बट यहां तो सरेंडर वैल्यू में उतना ही आएगा। और यहां पे भी सेम एंट्री लास्ट में। कुछ था रे इसमें?